हम सबने स्कूल में पढ़ा है, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। पर कभी ये सोचा है कि वो चिड़िया आखिर पिंजरे में आई कैसे, उसके पंख किसने नोचे और कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इतिहास की तारीखों में नहीं, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की गहरी जड़ों में छिपा है। और उस जवाब की तलाश में अगर कोई एक दस्तावेज मतलब सबसे जरूरी है तो वो है दादाभाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं, आप कह सकते हैं कि एक चार्जशीट है, एक ऐसा एक्सरे जो दिखाता है कि भारत की हड्डियों तक को कैसे खोखला किया गया। आज हम इसी की परतों को खोलने वाले हैं। नौरोजी, जिन्हें हम भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, वो कोई क्रांतिकारी नहीं थे जो बंदूक उठाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बौद्धिक योद्धा थे जिनके हथियार थे तथ्य, आंकड़े और तर्क। और उनका सबसे बड़ा कमाल था उनकी किताब का शीर्षक। उन्होंने एंटी ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं कहा, उन्होंने कहा अन ब्रिटिश रूल। हाँ, और ये एक बहुत ही जीनियस स्ट्रोक था। एंटी ब्रिटिश कहने का मतलब होता है कि आप दुश्मन हैं, लेकिन अन ब्रिटिश कहकर नौरोजी ने अंग्रेजों को उन्हीं के आईने में उनकी बदसूरत शक्ल दिखा दी। अच्छा, ये फर्क थोड़ा और समझाइए। अन ब्रिटिश में ऐसा क्या खास था? देखिए, अंग्रेज पूरी दुनिया में अपनी छवि ये बनाकर घूमते थे कि वो न्याय, बराबरी और ईमानदारी के प्रतीक हैं। हाँ, कि हम पिछड़े देशों को सभ्य बना रहे हैं। बिल्कुल। तो नौरोजी ने कहा, ठीक है, अगर आप इतने ही महान हैं तो आपका शासन भारत में आपके अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ क्यों है? जो शासन आप भारत में चला रहे हैं वो ब्रिटिश है ही नहीं, वो अन ब्रिटिश है। मतलब वो अलोकतांत्रिक है, अन्यायपूर्ण है और शोषक है। तो इस एक शब्द से उन्होंने अंग्रेजों की नैतिक जमीन ही खिसका दी। वाह, मतलब लड़ाई को हथियार से नहीं बल्कि जमीर के कटघरे में ले जाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए इस किताब के दिल में उतरते हैं, वो सिद्धांत जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम की सोच को बदल दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी। मैंने सुना है इसे समझने के लिए एक बगीचे का उदाहरण दिया जाता है। हाँ, और वो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। सोचिए, आपका एक हरा भरा बगीचा है, एक बाहरी मैनेजर आता है, वो आपके बगीचे के सबसे अच्छे फल और फूल तोड़कर अपने देश भेज देता है। फिर वो अपने लोगों को माली रखता है और उनकी तनख्वाह भी बगीचे की कमाई से ही देता होगा। बिल्कुल, आपके बगीचे की कमाई से ही देता है। और जब वो मैनेजर रिटायर होकर वापस अपने देश जाता है तो उसकी पेंशन भी आपके बगीचे की कमाई से ही जाती है। तो बगीचे का क्या हश्र होगा? वो तो बंजर हो जाएगा, उसे कुछ वापस तो मिल ही नहीं रहा। तो भारत के साथ भी ठीक यही हो रहा था। ये निकासी हो कैसे रही थी, किन रास्तों से? नौरोजी ने इन्हीं रास्तों का पर्दाफाश किया। सबसे बड़ा और आधिकारिक रास्ता था होम चार्जेस। होम चार्जेस जी। ये सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, पर ये लूट का सबसे बड़ा पाइपलाइन था। होम चार्जेस मतलब इंग्लैंड में बैठे बैठे भारत से पैसा वसूलना। इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें 3 मुख्य चीजें थी। पहली, इंग्लैंड में इंडिया ऑफिस चलाने का सारा खर्च, वहां बैठे अधिकारियों की मोटी तनख्वाहें और उनकी पेंशनें। मतलब जो लोग लंदन में बैठकर भारत के लिए नीतियां बना रहे हैं, उनका सारा ऐशो आराम भारत के गरीब टैक्स पेयर के पैसे से हो रहा है। एकदम, ये तो हद है। और दूसरा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अंग्रेजों ने भारत को या दूसरे देशों को जीतने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, उन युद्धों का सारा खर्च और उस पर चढ़ा हुआ कर्ज सब भारत के खाते में डाल दिया गया। 1 मिनट, मैं इसे ठीक से समझना चाहती हूँ। मतलब हमें गुलाम बनाने के लिए जो जंग लड़ी गई, हाँ, उसका बिल भी हमारे ही हाथ में थमा दिया गया। बिल्कुल, यही इस ड्रेन का सबसे क्रूर मजाक था। और तीसरा हिस्सा था भारत में काम कर रहे ब्रिटिश अधिकारियों की बचत और पेंशन जो वो इंग्लैंड भेजते थे। तो हर तरह से पैसा भारत से एक तरफा बाहर जा रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। ये कोई व्यापार नहीं था, ये सीधी सीधी उगाही थी। ये तो खजाने पर सीधे डाका डालने जैसा है। लेकिन ये तो सरकारी स्तर पर हो रहा था। व्यापार के जरिए भी तो कुछ खेल चल रहा होगा, क्योंकि भारत तो अपने कपड़ों और मसालों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अंग्रेजों ने भारत की व्यापारिक पहचान को 180 डिग्री घुमा दिया। अंग्रेजों के आने से पहले हम तैयार माल जैसे दुनिया के बेहतरीन कपड़े और हस्तशिल्प बनाकर बेचते थे और सोना चांदी कमाते थे। हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब थे। और अंग्रेजों ने हमें सिर्फ कच्चा माल पैदा करने वाला एक खेत बना दिया। कैसे किया उन्होंने? बहुत चालाकी से। उन्होंने भारत से कच्चा माल जैसे कपास बहुत सस्ते दामों पर खरीदना शुरू किया। फिर उसे जहाज़ों में भरकर मैनचेस्टर की मिलों में ले जाते, वहां अपनी मशीनों से कपड़ा बनाते और फिर उसी कपड़े को वापस भारत के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचते। यानी हमें ही हमारा कपास
कपड़ा बनाकर ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था। ये तो दोहरा घाटा हुआ। हमारे कारीगरों का काम भी छिन गया और हमारा पैसा भी देश से बाहर चला गया। यही तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत थी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ये एक धीमे जहर की तरह था जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को अंदर से खा रहा था। लेकिन जब भी इस लूट पे सवाल उठता होगा तो अंग्रेज अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाते होंगे कि देखो हम रेलवे लाए, हमने कानून व्यवस्था बनाई, एक आधुनिक प्रशासन दिया। नौरोजी की किताब में इन दावों का क्या जवाब है? नौरोजी ने इन सब तोहफों की असलियत को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि ये विकास के नहीं बल्कि शोषण को और एफिशिएंट बनाने के औजार थे। रेलवे का ही उदाहरण लीजिए। अंग्रेजों ने इसका प्रचार ऐसे किया जैसे वो भारत को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। लेकिन असल मकसद कुछ और था। असल मकसद दो थे। पहला, भारत के अंदरूनी गांवों और कस्बों तक पहुंचकर वहां से कच्चा माल आसानी से बंदरगाहों तक लाना ताकि उसे इंग्लैंड भेजा जा सके। और दूसरा, अगर देश के किसी कोने में कोई विद्रोह हो तो अपनी सेना को तेजी से वहां पहुंचाना। जनता की सुविधा तो बस एक साइड इफेक्ट थी, असली मकसद नहीं। बिल्कुल। पर कोई ये भी तो कह सकता है कि चलो मकसद जो भी हो, रेलवे बनाने से आखिर में तो भारत को फायदा ही हुआ। आज भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नौरोजी इस तर्क तक क्या जवाब देते? ये बहुत अच्छा सवाल है। नौरोजी का जवाब इसके फाइनेंशियल मॉडल में छिपा है। रेलवे बनाने का सारा पैसा ब्रिटिश कंपनियों ने लगाया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन कंपनियों को 5% मुनाफे की गारंटी दी थी। गारंटी? हाँ, और ये गारंटी भारत के खजाने से दी जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि चाहे रेलवे फायदे में चले या जबरदस्त घाटे में, ब्रिटिश निवेशकों का 5% मुनाफा पक्का था, जो भारतीय टैक्स पेयर की जेब से जाएगा। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनियों ने लागत की परवाह किए बिना अंधाधुन खर्च किया, क्योंकि उनका मुनाफा तो सुरक्षित था। समझ गई। इस गारंटी सिस्टम ने भारत पर एक बहुत बड़ा और कभी न खत्म होने वाला कर्ज लाद दिया। तो फायदा अंग्रेजी कंपनियों का और बोझ भारत की जनता पर। तो रेलवे एक तरह का गारंटीड मुनाफा कमाने का प्रोजेक्ट था। और उनके दूसरे बड़े दावे, कानून और प्रशासन का, क्या कहते थे कि हम रूल ऑफ लॉ लाए, सबके लिए एक समान कानून। ये भी एक खोखला दावा था। कागज पर कानून शायद समान दिखता हो, पर असलियत में वो नस्ल के आधार पर काम करता था। अच्छा, हाँ, एक ही जुर्म के लिए अगर कोई अंग्रेज पकड़ा जाता तो उसे मामूली सजा मिलती या वो छूट जाता, लेकिन अगर कोई भारतीय होता तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। प्रशासन में भी सारे ऊंचे पद, जहां असली ताकत और पैसा था, सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व थे। भारतीयों को जानबूझकर अक्षम बताकर सत्ता से दूर रखा गया। तो शहरों में व्यापार तबाह हो रहा था, प्रशासन में भेदभाव था, लेकिन भारत तो गांवों का देश है। देश की असली रीढ़ तो किसान थे। इस लूट का जहरीला असर उन तक कैसे पहुंचा? ये सबसे दर्दनाक कहानी है। अंग्रेजों ने लगान, टैक्स और कर्ज का एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिससे किसान कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। अंग्रेजों से पहले की व्यवस्था में लगान आमतौर पर फसल के हिस्से के रूप में होता था। मतलब अगर फसल अच्छी हुई तो राजा का हिस्सा ज्यादा, और फसल खराब हुई तो कम या माफ भी हो जाता था। बिल्कुल। सिस्टम में एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। उन्होंने लगान को एक तय नकद रकम बना दिया, जिसे रेवेन्यू सेटलमेंट कहा गया। ओहो। अब चाहे बाढ़ आए, सूखा पड़े या फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाए, किसान को तय रकम नकद में चुकानी ही चुकानी है। और उस जमाने में किसान के पास नकद पैसा आता कहाँ से? उसे तो साहूकार के पास ही जाना पड़ता होगा। और यहीं से बर्बादी का वो दुष्चक्र शुरू हुआ। किसान लगान चुकाने के लिए साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेता। अगले साल वो कर्ज और उसका ब्याज चुकाने के लिए और बड़ा कर्ज लेता। धीरे धीरे वो अपनी जमीन साहूकार के पास गिरवी रखता और आखिर में जमीन भी हाथ से चली जाती। मतलब जो किसान कल तक अपनी जमीन का मालिक था, वो अब उसी जमीन पर एक बंधुआ मजदूर बनकर रह गया। हाँ। किसानों के बाद भारत के हुनर की बारी आई। ढाका की मलमल की कहानी तो सबने सुनी है कि पूरी थान एक अंगूठी से निकल जाती थी। भारत तो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहलाता था। वो हुनरमंद हाथ भीख मांगने पर क्यों मजबूर हो गए? ये कोई हादसा नहीं था। ये इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए भारत के खिलाफ एक सोची समझी आर्थिक साजिश थी, जिसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी विऔद्योगीकरण कहते हैं। उन्होंने भारत के उद्योगों पर दो तरफा हमला किया। दो तरफा हमला? वो कैसे? पहला हमला इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने भारतीय कपड़ों और सामान पर इंग्लैंड में इतने ज्यादा टैक्स और टैरिफ लगा दिए कि वो वहां के बाजार में बहुत महंगे हो गए और बिक ही नहीं पाए। दूसरा हमला उन्होंने भारत के बाजारों पर किया।
अपनी मशीनों से बना सस्ता कपड़ा और सामान बिना किसी टैक्स के भारत के बाजारों में भर दिया। तो एक तरफ हमारे सामान को अपने देश में घुसने से रोका और दूसरी तरफ अपने सस्ते सामान से हमारे बाजार को पाट दिया। एकदम सही। अब भारत का बुनकर या कारीगर जो हाथ से चीजें बनाता था, वो भला मशीन से बने सस्ते माल का मुकाबला कैसे करता? कर ही नहीं सकता। नतीजा ये हुआ कि भारत के सदियों पुराने कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प और छोटे-मोटे कारखाने सब एक-एक करके बंद हो गए। लाखों हुनरमंद लोग, बुनकर, कारीगर, लोहार सब बेरोजगार हो गए और मजबूरी में गांवों की तरफ भागे खेती में मजदूरी करने के लिए। इससे जमीन पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया। ये तो हुई पैसे, जमीन और काम धंधे की लूट। लेकिन मुझे लगता है सबसे गहरी चोट शायद वो होती है जो दिखती नहीं। नौरोजी ने एक मॉरल ड्रेन की भी बात की है। ये नैतिक पतन क्या था? ये इस पूरी लूट का सबसे खतरनाक और दूरगामी असर था। मॉरल ड्रेन का मतलब था भारतीयों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को सिस्टमैटिकली खत्म कर देना। ये एक धीमा जहर था। और ये जहर कैसे दिया जा रहा था? इसके कई तरीके थे। सबसे बड़ा तरीका था नस्ली भेदभाव। हर कदम पर भारतीयों को ये महसूस कराना कि वो असभ्य हैं, पिछड़े हुए हैं और शासन करने के काबिल नहीं हैं। जबकि गोरा अंग्रेज उनसे श्रेष्ठ है। हाँ, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड जैसे साइन बोर्ड इसी मानसिकता का प्रतीक थे। इससे लोगों के अंदर एक गहरी हीन भावना पैदा हुई। एक तरह की मानसिक गुलामी। हाँ, और इसका दूसरा रूप था भारतीयों को किसी भी जिम्मेदारी वाले पद से दूर रखना, ये कहकर कि उनमें क्षमता नहीं है। जब आप किसी को मौका ही नहीं देंगे तो वो अपनी काबिलियत साबित कैसे करेगा? इसका असर ये हुआ कि लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि शायद हम सच में ही राज करने के लायक नहीं हैं। ये आत्मविश्वास की हत्या थी। और शिक्षा व्यवस्था ने भी तो इसमें अपनी भूमिका निभाई होगी। निश्चित रूप से। मैकॉले की शिक्षा नीति का मकसद ही ऐसे भारतीय तैयार करना था जो रंग और खून से तो भारतीय हों, पर सोच और पसंद से अंग्रेज। जो सवाल पूछने वाले लीडर न बने, बल्कि ब्रिटिश राज के वफादार क्लर्क बने। हमें हमारा गौरवशाली इतिहास भुलाकर अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाया जाने लगा। ये एक सांस्कृतिक हमला था जिसने हमारी जड़ों को कमजोर कर दिया। इन सभी नीतियों का जो मिला-जुला नतीजा निकला होगा वो बहुत भयानक रहा होगा। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि उस दौर में भारत में बार-बार भयानक अकाल पड़े, जिनमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए। अंग्रेज हमेशा कहते थे कि ये मॉनसून की विफलता है, एक प्राकृतिक आपदा है। क्या नौरोजी ने इस दावे को भी चुनौती दी? उन्होंने सिर्फ चुनौती नहीं दी, बल्कि आंकड़ों से यह साबित किया कि ये अकाल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित थे। ये ब्रिटिश नीतियों का सीधा नतीजा थे। ये कैसे हो सकता है? सूखा तो प्रकृति ही लाती है। सूखा प्रकृति लाती है, लेकिन भुखमरी नीतियां लाती हैं। नौरोजी ने बताया कि पहला कारण तो यही था कि कठोर लगान व्यवस्था के चलते किसानों के पास बुरे वक्त के लिए अनाज का कोई भंडार बचता ही नहीं था। दूसरा, अंग्रेजों ने किसानों को खाने की फसलें जैसे गेहूं चावल की जगह नकदी फसलें जैसे नील और कपास उगाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उससे उन्हें ज्यादा मुनाफा होता था। इससे देश में अनाज का कुल उत्पादन ही घट गया। बिल्कुल। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली सच्चाई तो कुछ और ही थी, है ना? हाँ, और वो सुनना भी मुश्किल लगता है। सबसे क्रूर सच ये था कि जिन सालों में भारत के लाखों लोग बंगाल, ओडिशा और दूसरी जगहों पर भूख से मर रहे थे, उन्हीं सालों में भारत से हजारों टन अनाज इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा था। रेलवे लाइनों का इस्तेमाल अकालग्रस्त इलाकों तक अनाज पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि बंदरगाहों तक अनाज पहुंचाकर उसे विदेश भेजने के लिए हो रहा था। क्योंकि ब्रिटिश व्यापारियों के लिए मुनाफा इंसानी जान से ज्यादा कीमती था। हाँ। ये सुनना ही कितना मुश्किल है। इन सब सच्चाइयों को सामने लाने के बाद नौरोजी सिर्फ किताब लिखकर चुप नहीं बैठे। उन्होंने इस लड़ाई को सीधा दुश्मन के गढ़ में ले जाने का फैसला किया। हाँ, ये उनके जीवन का सबसे साहसिक कदम था। उन्होंने वो करने की सोची जो अकल्पनीय था, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनना। क्या? ताकि वो भारत की आवाज को सीधे लंदन के सत्ता के गलियारों में उठा सकें। मतलब जिस साम्राज्य के खिलाफ वो लड़ रहे थे, वो उसी के दिल में, उनकी संसद में जाकर अपनी बात रखना चाहते थे। ये तो लगभग असंभव लगता है। यह संभव ही था। उन्हें नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, एक बार हारे भी, लेकिन वो डटे रहे और आखिरकार 1892 में वो लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से चुनाव जीतकर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। ये एक ऐतिहासिक अविश्वसनीय जीत थी। हाँ। और संसद में उन्होंने क्या किया?
उन्होंने वही किया जिसके लिए वो वहां गए थे। उन्होंने संसद के पटल पर अपनी ड्रेन थियरी के आंकड़े रखे। उन्होंने ब्रिटिश सांसदों को बताया कि कैसे उनके देश की शान शौकत भारत को लूट कर खड़ी की गई है। उन्होंने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी, या तो भारत में एक सच्चा ब्रिटिश रूल स्थापित करो जहां भारतीयों को बराबरी और न्याय मिले, या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से चले जाओ। तो इस एक किताब और एक इंसान के संघर्ष ने आखिरकार भारत की आज़ादी की लड़ाई को कैसे बदला? इसकी विरासत क्या रही? इसकी सबसे बड़ी विरासत ये थी कि इसने भारतीयों के मन से न्यायप्रिय और ईमानदार अंग्रेजी हुकूमत का भ्रम तोड़ दिया। लोगों को पहली बार साफ साफ समझ आया कि हमारी गरीबी हमारी किस्मत नहीं, बल्कि एक सोची समझी लूट का नतीजा है। इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक ठोस आर्थिक आधार दिया। अब आज़ादी सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि अपनी आर्थिक संप्रभुता वापस पाने की लड़ाई बन गई। और इसका असर बाद के नेताओं जैसे महात्मा गांधी पर भी पड़ा होगा। बहुत गहरा असर। गांधी जी नौरोजी को अपना गुरु और मार्गदर्शक मानते थे। अगर आप ध्यान से देखें तो गांधी जी का स्वदेशी का पूरा आंदोलन क्या है? वो नौरोजी की ड्रेन थ्योरी का ही तो एक व्यावहारिक समाधान है। अच्छा। नौरोजी ने समझाया कि कैसे विदेशी सामान खरीदकर हम अपना ही पैसा बाहर भेज रहे हैं, और गांधी जी ने उसी पैसे को देश में रोकने के लिए स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ का नारा दिया। तो कुल मिलाकर दादा भाई नौरोजी की कहानी हमें सिखाती है कि सच और आंकड़ों में कितनी ताकत होती है, कि एक अकेला इंसान भी अगर हिम्मत और ज्ञान के साथ खड़ा हो जाए तो एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है। उनकी किताब एक मशाल की तरह थी, जिसने उस अंधेरे दौर में भारत को अपनी गुलामी की असल वजह दिखाई और आज़ादी का रास्ता रोशन किया। उन्होंने हमें सिखाया कि आर्थिक और नैतिक गुलामी का रिश्ता कितना गहरा होता है। ये पूरी बातचीत सुनकर मेरे मन में एक सवाल अटक गया है। नौरोजी ने हमें दिखाया कि राजनीतिक गुलामी ही जड़ें आर्थिक लूट में होती हैं। आज के इस ग्लोबल दौर में हम राजनीतिक रूप से तो आज़ाद हैं, पर क्या कोई देश आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से परतंत्र हो सकता है? ये सवाल जो नौरोजी ने 100 साल पहले उठाया था, क्या आज भी किसी और रूप में हमारे लिए मायने रखता है?